मैं एक फॉर्मूला आपसे पूछना चाहता हूं, इस क्रिस्टल में जो करंट फ्लो होगा उस करंट का फॉर्मूला, इसमें एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, निया वीडी, सुना है क्या? NEAVD सुना है क्या? अच्छा, तो ये फॉर्मूला आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन भी किया जाता है, लेकिन डेरिवेशन हो सकता है आपको ना कराएं। ये स्मॉल n क्या चीज है? डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है। वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। VD क्या है? n बराबर 1 जानते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स n बराबर 1 में? 2। अच्छा, ऊपर जाने पर एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। फिर उसके बाद n बराबर 2, n बराबर 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें? 4 5 6 7 8 हो गया। और सबसे आउटर मोस्ट n इज टू 3, 4 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम वैलेंस लेवल बोलते हैं। ये आपका जो ये जो डायग्राम बन गया, ये इसको बोला जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? तो बैंड कहां पर आएगा? हम बात कर रहे थे किसकी? एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम की बात कर रहे थे। तो जब भी कोई आइसोलेटेड एटम होता है तो मैं एक सवाल पूछता हूं, उस आइसोलेटेड एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल फिक्स होती है। जैसे हाइड्रोजन एटम में आप बात कर रहे हो, आपने कभी बोला नहीं सर -13.6 नहीं, -13.7 भी हो सकती, -13.4 भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? आपने हमेशा यही तो बोला है, आइसोलेटेड एटम के केस में इतनी ही एनर्जी होती है फिक्स। तो जब भी एक आइसोलेटेड एटम है तो उसमें हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, डिस्क्रिएट है। मैं रीजन भी बताता हूं क्यों। अच्छा, एनर्जी लिखी जाती है तो एनर्जी दो तरह की किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास होती है। कोई बताएगा कौन कौन सी? कौन कौन सी एनर्जी? घूम रहा है, चल रहा है, एक तो कौन सी होगी? काइनेटिक। दूसरा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी। पता है दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक। और इन दोनों का जो सम्मी जो होता है वो क्या होती है? टोटल एनर्जी। ऐसा आप बोर्ड थ्योरी में किया भी करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताना मुझे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फिक्स है क्योंकि फिक्स स्पीड से घूम रहा है, आप स्पीड निकालते भी हैं आपको पता हो तो, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। और मुझे बताओ क्या इसकी इस न्यूक्लियस से दूरी फिक्स है क्या? दूरी भी फिक्स है, दूरी भी फिक्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या? दो चार्ज Q1 Q2, बीच की दूरी r के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी ने सुना हो? उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाता है K Q1 Q2 बाय R। किस किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्जेस पर और डिस्टेंस पर। क्या इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस, ये यहां की जगह यहां आएगा, बताओ चेंज होगी दूरी? यहां आएगा तो चेंज होगी, यहां आने से क्या चार्ज बदल जाएंगे? तो क्या पोटेंशियल एनर्जी फिक्स हुई? क्या काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स है? तो इस तरह से किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फिक्स रहती है, ऑलमोस्ट फिक्स ही रहती है, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी? आइसोलेटेड एटम की। लेकिन हमको स्टडी करना है किसको? क्रिस्टल। मेरे पास एक टुकड़ा है, एक वो टुकड़ा किसका है? सिलिकॉन का टुकड़ा है। क्या उसमें एक सिंगल एटम प्रेजेंट होगा? कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। अच्छा, पास पास में बहुत सारे, जैसे मैं अगर बनाता हूं 2 सिलिकॉन एटम बना देता हूं। अब इसमें आप मुझे ये चीज बताना, पहले में 2 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 2 और लास्ट वाले में 4, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बना दिया इसको, ठीक है, क्योंकि लिखने में कोई टाइम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ये आपके एक क्रिस्टल की बात हो रही है, इसमें ये नहीं, यहां पर भी होगा एक, यहां पर भी होगा, यहां भी होगा। टेट्रावैलेंट एटम है, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट एटम है। इसका मतलब जानते हैं ना सब, 4 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस लेवल में, ठीक है। तो अब यहां पर ये क्या करेगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, तो इसके चारों तरफ 4 सिलिकॉन प्रेजेंट होंगे ना कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए। अच्छा, अब मैं आपको फिर से एक बात पूछता हूं, बताना मुझे, बताना इस इलेक्ट्रॉन की मुझे एनर्जी लेवल बनाना है। मुझे बताना इस इलेक्ट्रॉन ये जब घूमेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या इस न्यूक्लियस की वजह से लिखी जाएगी? अभी यहां लिखी थी ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, न्यूक्लियस कब में चार्ज कितना होता है? 0। न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है? Z। ये Z कौन है? पता है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जिसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो Z इज द चार्ज इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन, ऐसा लिखा जाएगा ना। अब तुम मुझे बताओ, इस केस में तो इलेक्ट्रॉन इससे इक्विडिस्टेंस पर था,
यहां घूमेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस न्यूक्लियस की वजह से लिखी जाएगी? लिखी जाएगी। क्या इसकी वजह से नहीं लिखी जानी चाहिए? या ऊपर जो तीसरा है, दूसरा है, उसकी वजह से नहीं लिखी जाएगी? इधर जो है उसकी वजह से नहीं लिखी जाएगी? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस न्यूक्लियस की वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, और चौथा इधर है उसकी वजह से भी। तो अब तुम बताओ मुझे, ये इलेक्ट्रॉन जब घूम के इधर आएगा तो क्या ये दूरी चेंज हुई या उतनी ही है? ये यहां आ गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो क्या चेंज हुई? क्या बढ़ गई ना? तो क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी? होगी ना यार। मैं पूरा एक जो विजुअलाइजेशन होना चाहिए वो बता रहा हूं तुमको, जबकि ऐसे बुक्स में सीधा लिखा रहता है कि इन क्रिस्टल एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इन द इफेक्ट ऑफ अदर न्यूक्लियस। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स नहीं होकर वेरिंग होती है, ऐसा लिखा जाता है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको यहां पता लग रहा है कैसे होती है वेरिंग? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे तो फिक्स डिस्टेंस पर है, लेकिन बाकी न्यूक्लियस जो हैं उनसे तो दूरी बदल रही है ना। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब एक फिक्स लाइन, ये पतली सी लाइन पता है किसको बताती है? कि उसकी एनर्जी बिल्कुल फिक्स है। लेकिन इस केस में उसकी एनर्जी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो इस केस में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम एक थिन लाइन से शो ना करके एक बैंड से शो करते हैं। बैंड का मतलब क्या हुआ? एक रेंज। ऐसे ये इसका मतलब यहां पर n बराबर 1 लेवल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इस रेंज की होगी। एक पतली लाइन बनाने का मतलब होता है कि एक फिक्स एनर्जी, जबकि बैंड बनाने का मतलब होता है रेंज ऑफ एनर्जी। बात समझ आई? तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेंज होगी या फिक्स होगी? एक रेंज होगी। उसका लॉजिक समझ आया क्या आपको? रेंज क्यों होगी? रेंज क्यों होगी? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन केवल इस न्यूक्लियस के इफेक्ट में ना होकर बाकी न्यूक्लियस के इफेक्ट में भी प्रेजेंट है। किसमें? क्रिस्टल में। लेकिन आइसोलेटेड में अकेला था। तो इस इलेक्ट्रॉन की मैंने दोनों एनर्जी बोलकर बताई आपको, एक ये है और दूसरी काइनेटिक। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों फिक्स रहती है, जबकि इसमें बदल रही है। तो क्लियर हो गई? इतनी सी बात थी। तो यहां पर चलो बैंड बनाते हैं। अच्छा, बैंड मतलब रेंज ऑफ एनर्जी। n बराबर 1 में, n बराबर 1 वाले कौन से? ये दो। ठीक है। n बराबर 2 में कितने हैं? 8 हैं ये, है ना? 8 हैं ये। ठीक है। उसके बाद n बराबर 3, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वैलेंस। अच्छा, इसको वैलेंस लेवल बोलेंगे या वैलेंस बैंड बोलेंगे? तो वैलेंस बैंड। इसको शॉर्ट में मैं वीबी बोलना शुरू करूंगा आगे। ठीक है। ये वैलेंस बैंड है। अब कोई मुझे बताए, अगर मैं इस क्रिस्टल को कुछ एनर्जी दूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? वैलेंस वाला या इनर? डेफिनेटली वैलेंस वाला फ्री होगा। होगा कि नहीं होगा? अब उस चीज को, कोई इलेक्ट्रॉन अगर क्रिस्टल में फ्री हो गया है, तो उस चीज को शो करने के लिए हम एक नया बैंड और बनाया करते हैं। अच्छा, उस बैंड का नाम, मैं बैंड का नाम बोलते हैं उसको कंडक्शन बैंड। अच्छा, कंडक्शन बैंड क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड? क्यों? चलो शुरू से बताता हूं। अगर मैंने इस क्रिस्टल को कुछ एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके, मान लो इसने इसके साथ बॉन्डिंग की हुई है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके क्या हो गया? फ्री हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है तभी क्या वो कंडक्ट कर सकता है? क्या सिर्फ तभी कंडक्ट कर सकता है? तो ये इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली तो ये बॉन्ड तोड़कर, और बॉन्ड तोड़कर फ्री ऐसी हो जाएगा। कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि हाँ इतनी मिलेगी तभी फ्री होऊंगा, या कितनी भी दे दो चलेगा। एक फिक्स अमाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे को इस पेन को तोड़ना है, ठीक है, तो मैं खींचूं, थोड़ा सा जोर लगाऊंगा, टूटेगा नहीं। थोड़ा और बढ़ाऊं, टूटेगा नहीं। लेकिन एक फिक्स फोर्स अमाउंट पर जाकर ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो हर किसी की एक स्ट्रेंथ होती है ना। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और जिससे वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के फ्री हो जाने का मतलब वो किस जगह पहुंच गया। इस इलेक्ट्रॉन के फ्री हो जाने का मतलब, यहां वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, अगर वो फ्री हो गया तो फ्री हो जाने का मतलब कहां पर पहुंच गया? वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो अगर आपको कोई पूछता है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, तो मैं बताता हूं। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है? बॉन्डेड है या फ्री है? यस, याद रखना, इसको भूल जाओगे आप 3 दिनों बाद, इसलिए याद रखना। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? और अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, अगर मेरे मटेरियल का कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या वो इलेक्ट्रॉन वो मटेरियल कंडक्टिंग है या नहीं है? कैसे?
क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहां पर इन दोनों बैंड्स का एनर्जी डिफरेंस जो है इसको डिनोट करते हैं हम किससे? डेल्टा ईजी। और इस डेल्टा ईजी का नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या नाम होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप की एक सिंपल सी डेफिनेशन बोल के बताए कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कौन सी एनर्जी, क्या ये एनर्जी है? एनर्जी गैप एनर्जी है। अच्छा, एक डेफिनेशन बोलता हूं, बताना सही है कि गलत है। किसी भी क्रिस्टल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए दी जाने वाली मिनिमम एनर्जी, क्या सही है ये? अगर आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए दी जाने वाली मिनिमम एनर्जी ही क्या है? एनर्जी बैंड गैप के बराबर होती है क्या नहीं? तो बस, और एक बात और बता दूं, इन दो बैंड्स को बनाने का कोई मतलब निकला नहीं। तो जब भी हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो केवल कौन से बैंड शो करेंगे? VB एंड CB। ठीक है, दोबारा बताओ, VB में इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या? बॉन्डेड है। और CB में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। तो शॉर्ट में लिखेंगे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सीधा सा एक एनर्जी बैंड डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझा। अब कोई बंदा, कोई एक मटेरियल का डेल्टा Eg क्या है? बहुत ज्यादा, ठीक है, और एक मटेरियल है जिसका डेल्टा Eg क्या है? बहुत कम। तुम बता सकते हो कौन ज्यादा कंडक्टिंग होगा, कौन इजीली कंडक्टिंग होगा? जिसका डेल्टा Eg। कैसे बताया? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, तो ज्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा ना। पूछ पा रहे हो? तो क्या ये डायग्राम ये बताने में हेल्प कर सकता है क्या कि मटेरियल्स की कंडक्टिविटी में डिफरेंस बताने में हेल्प कर सकता है? कर सकता है, तो इसलिए इसको बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम किसके किसके, इंसुलेटर के, कंडक्टर के और सेमी के, तीनों के एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे। और तीनों में डेल्टा Eg की क्या रेंज होती है वो हमें पता होनी चाहिए, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो इतना अभी आप लिखिए। ठीक है, इतना लिखिए आप। और इसमें आपको मैंने ये लॉजिक बता दिया कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक फिक्स नहीं होकर के क्या होती है? रेंज होती है। उस रेंज को हम क्या बोलते हैं? बैंड। हाँ, काइनेटिक एनर्जी भी इसमें चेंज होगी क्योंकि उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम ज्यादा होगी ना। तो उसमें यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? अगर आपने कभी लिखी हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कुलाम्स लॉ से Q1 Q2/r² फॉर्मूला के इक्वेट करके आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या स्पीड निकालते हैं। अब इसमें एक न्यूक्लियस था, वही बात है इसमें दो न्यूक्लियस, तो काइनेटिक भी चेंज होगी, पोटेंशियल भी चेंज। लेकिन पोटेंशियल बड़े आसानी से दिखती है कि यार R बदल रहा है, तो डेफिनेटली एनर्जी चाहिए। हमें सिर्फ ये बताना था कि यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स नहीं है, वो क्या कर रही है? वेरी कर रही है। ये बतानी थी बस बात। ठीक है, तो इतना लिखिए जरा। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन लिख रहा हूँ अबाउट कंडक्शन बैंड। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड। तो ये शुरू का जो पार्ट है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, पर हमें याद करते हुए चलना है। मैं आपको रिपीट करवाऊंगा, पूछूंगा बार बार, ठीक है, ताकि आपको याद हो। ठीक है, नहीं तो भूल जाते हैं आप, लिख कर चले जाते हैं यहाँ से, फिर पढ़ते नहीं है। 3 दिन बाद अगर मैं ऐसा कुछ पूछता हूँ, डेल्टा Ag तो क्या होता है? डेल्टा Ag भूल गए, तो भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लीजिए ना। तो मैंने सिंपल, मेरे को कोई डेफिनेशन याद नहीं है, हो सकता है मैं अगली क्लास में क्या लाइन लिखूं, लेकिन कंडक्शन बैंड में मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि इलेक्ट्रॉन मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कंट्रीब्यूट्स इन कंडक्टिविटी। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन मींस फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कंट्रीब्यूट्स इन कंडक्टिविटी। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉरबिडन एनर्जी गैप। FEG, डेल्टा Eg से इसको शो करते हैं।
इसका डेफिनेशन है लीस्ट रिक्वायर्ड एनर्जी टू फ्री एनी bonded electron to free any bonded electron. Forbidden energy gap, least required energy to free any bonded electron. वैलेंस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख सकते हो। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन सा है यहाँ पर, वैलेंस बॉन्ड ये, ठीक है। करिए इसको, तो ये दो बातें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टल में फ्री होना होता है बस। और फॉरबिडन एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा सकने लायक जो मिनिमम एनर्जी है उसी को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज होते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लिखेंगे। एक इसमें ये और लिख लेना, ये क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम। बस इसके बाद हम एनर्जी लेवल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्रिस्टल स्टडी करना है, एनर्जी बैंड डायग्राम ही बनाएंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम करिए इसको। ये फॉर्मूलाज ये सब लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। मेन यही पार्ट है। ये सिलिकॉन क्रिस्टल, हमने सिलिकॉन का एग्जांपल सीधा उठा लिया क्योंकि हमें फर्दर भी उसी की स्टडी करनी है, ठीक। कोई डाउट इसमें पूछना हो, कोई भी ऐसी कोई मन में बात आ रही होगी, हाँ ये एनर्जी बैंड डायग्राम ही पढ़ा है, अभी तक कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है हमने, ठीक है। दो बातें लिखी हैं, इनको जरूर लिख लीजिए, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड है, जितना जरूरी है बस उतना ही लिखेंगे हम। ऐसे मत सोचना कि यार ये क्यों लिखवाया जा रहा है, ऐसा थ्योरी है ना। जितना जरूरी है उतना ही लिखेंगे, फालतू एक लाइन भी नहीं लिखेंगे। करिए। करिए जल्दी से करिए इसको नोट। और ईएलपी के क्वेश्चंस रोज करने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो नो डाउट आपका ये टॉपिक, अभी इसमें थोड़ी नई तरीके की टर्म्स आएंगी, इसमें नए जो वो डिवाइसेस हम पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है। डायोड्स, सेमीकंडक्टर से बनी हुई चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आज कौन सब यूज करते हैं, तो वो सारी जो है पर बेस्ड है ये फिजिक्स, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो भी कंटेंट है ये पूरा चैप्टर, वो सारा का सारा कंटेंट का एक फिक्स तरीका है कि हाँ हमें इतना पढ़ना है कि ये पढ़ लेंगे तो हमारे तीनों सवाल सही हो जाने वाले। उसमें ये नहीं है कि यार इसमें एक डेप्थ लेवल या फिर जो सवाल का लेवल है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो नहीं होगा। यहाँ एक फिक्स तरीका, मैं आपको साफ बताऊंगा कि इस पे सवाल आएगा और इस पे नहीं आएगा, तो वो चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो रोज बस ईएलपी के सवाल कर लें तो अच्छा रहेगा। ये लिख लिया सबने व्हाइट बोर्ड, चलिए ठीक है। स्पीड कम है या ज्यादा है बता सकते हैं? सही है, ठीक है। मतलब अब ठीक है, वो एवरेज लोग यही बोल रहे हैं सही है। अगर कोई हो सकता है किसी एक दो को कम लग रही हो, किसी एक दो को ज्यादा लग रही हो, तो मैनेज कर सकते हैं ना, ठीक है। हाँ तो फिर थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ना, चलो ये हटा दूं। चलो तो लिखने वाला काम थोड़ा सा फटाफट करिए, ठीक है।
ताकि अपन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर सके। मैं ईएलपी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे नोट्स में आपके करवा दूंगा, ठीक है। तो सही है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं तीन तरह के जो मटेरियल्स हैं। सबसे पहला आपका कंडक्टर्स, दूसरा सेमीकंडक्टर इंटरमीडिएट स्टेट जो है, और तीसरा इंसुलेटर। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है इसका। हाँ, कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब आप खुद ही इनके एनर्जी बैंड डायग्राम देके खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ ये एनर्जी बैंड डायग्राम कंडक्टर का होना चाहिए, ये सेमी का होना चाहिए, और ये इंसुलेटर का होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? किसकी यूनिट है पता है ना? एनर्जी की यूनिट है। कोई चार्ज ना समझे इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है ना। हाँ भाई, लिखिए सब लोग। अगर वो लिख लिया तो इसको लिख सकते हैं ना, ये 1 मिनट में समझ जाओगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। चलिए, करिए इसको, इतना लिखिए। तो इसमें 2 पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। एक तो एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तीनों को। डेल्टा ई जी की जो रेंज है वो जो मालूम होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, वो हमने लिखी। एंड लास्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके बारे में हम पढ़ा करते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि अल्फा क्या होता है, उसका पूरा फॉर्मूला, उसका क्या मतलब होता है, वो बेसिक।
तीन बातें हमने अभी देखी थी। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का बॉन्डेड होना। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अगर पहुंच गया इसका मतलब वो फ्री हो गया, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी को हम डेल्टा ईजी बोल रहे हैं। तो यहाँ तीन डायग्राम आपको जो नजर आ रहे हैं इसमें साफ साफ डेल्टा ईजी का फर्क है। इसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है और कौन कितना बुरा कंडक्टर है। ठीक है ना, तो इतनी सी सिंपल सी बात है ये। ठीक है, लेकिन इससे ही लिंक्ड आगे चीजें आएंगी। आगे हम पढ़ेंगे ना एलईडी। एलईडी सुना होगा सबने, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, तब वापस डेल्टा ईजी की बात होगी। ठीक है, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये लिख लिया सबने, करिए, लिखिए फटाफट इसको। गैलियम आर्सेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, और भी अभी लिखे नहीं है सारे, ये थोड़ा सा पॉपुलर ज्यादा है, इसी का यूज एलईडी बनाने में होता है, एलईडी। तो इसलिए इसको लिख दिया, इसका स्पेसिफिक मैंने रटना नहीं है सबको कोई, मैंने इसकी वैल्यू, चलो इसकी भी लिख देता हूँ 1.1.7। ठीक है, तो भी कैटेगराइज करते हैं हम तीनों चीजों को। करिए, इसको नोट करिए। अच्छा, और ईएलपी मिल जाएगी तो ईएलपी घर पे नहीं रख देनी है सजा के, रोज हर क्लास में लेकर आनी। अपने कंटिन्यूस 10 लेक्चर आएंगे, है ना, रेगुलर क्लास होगी, तो रोज ईएलपी लेकर आनी ही है। ठीक है, और क्योंकि उसमें से हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन को लिखने का टाइम नहीं, मतलब अपन खराब करेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन नोट कराऊं और फिर आप उसको सोल्व करो। तो ईएलपी में क्वेश्चन रहेंगे, उनको मैं डायरेक्टली बोलूंगा ये क्वेश्चन नंबर है, ट्राई करें। उससे आप ही का फायदा है यार, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो इन द क्लास। ठीक है, अदरवाइज कम कर पाएंगे, बस इतना ही फर्क। ठीक है, तो सही है ना, आप लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, क्वेश्चन की ये मत सोचना है मैं क्लास में करा दूंगा तो हम क्या करेंगे, घर पे बहुत सारे, कमी नहीं होगी क्वेश्चन की। ठीक है, ईएलपी के क्वेश्चन पेयर है, मॉड्यूल के भी बहुत सारे। चलिए, तो बात करते हैं, सब लोग सर ऊपर करो। हाँ, इधर देखो, तीन तरह के मटेरियल्स है, कंडक्टर, सेमी और इंसुलेटर। तो सबसे पहली चीज, कंडक्टर्स वो मटेरियल है जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अगर मैं सोडियम क्रिस्टल का एग्जांपल लूं, तो सोडियम में आपको पता है कि जो एक आउटर मोस्ट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो उससे छुटकारा पाना जाता है। कौन? सोडियम का जो एटम है, उससे उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, है ना। तो डेफिनेटली सोडियम क्रिस्टल में हर एक एटम के पीछे एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाला है, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए क्या बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही उसको फ्री करना चाहता है या नहीं। तो यहाँ पर हर कंडक्टर में ही ऑलमोस्ट ऐसा होता है। कॉपर का एक टुकड़ा ले लो, उसमें प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, डेल्टा ईजी ऑलमोस्ट कितना है? 0। ये 0 होने का मतलब, डेफिनेशन डेल्टा ईजी क्या था? फॉरवर्ड एनर्जी गैप। इसका मतलब इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 0। मतलब हमें जरूरत नहीं है उसकी एनर्जी की, हमें एनर्जी देनी ही नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन उसमें आपको ऑलमोस्ट फ्री मिलेंगे। और ये क्या शो कर रखा है मैंने? यस, ये रीजन ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड होने का मतलब क्या हुआ? आपका जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो फ्री है एक तरह से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री ही मिलेंगे, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब डेल्टा ईजी कितना है? 0। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सेमीकंडक्टर, या सेमी से पहले इंसुलेटर की बात करें। इंसुलेटर में आप सोचिए, ये डायग्राम, डेल्टा ईजी दूर दूर है, ये कौन है? वीबी, ये है सीबी। अब इसमें इंसुलेटर यानी ये मेरा मार्कर, इस मार्कर में इलेक्ट्रॉन है, एटम से बना हुआ है ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर होते तो क्या इसमें करंट फ्लो हो जाता? हो जाता। पर आप भी जानते हो इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसमें हीट कंडक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट, ये कैसे शो करोगे? कि इसमें डेल्टा ईजी की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। ये इतनी ज्यादा है जो कि इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी, मान लो किसी मटेरियल का डेल्टा ईजी जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को आप नहीं दे सकते जिससे वो फ्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वाले जो भी मटेरियल होंगे वो सारे किस में काउंट होंगे? इंसुलेटर्स में। इसका मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन तक 3 या 3 से ज्यादा एनर्जी पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप पहुंचा पाते तो क्या वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता? अरे क्या बात चल रही है, समझ में आ रहा है क्या?
डेल्टा Eg इसमें ज्यादा है, इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आया, इंसुल। और बीच की कैटेगरी है सेमी, यानी इसमें ना तो डेल्टा Eg इतना कम है ना ही डेल्टा Eg इतना ज्यादा है, तो डेल्टा Eg की वैल्यू इसमें 3 से कम है। और सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, ये याद रखेंगे, सिलिकॉन के लिए 1.1 होती है, जर्मेनियम के लिए और गैलियम आर्सेनियम के लिए। एक सवाल है मेरा, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है ये सारे, टेट्रावैलेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हाँ कार्बन, कार्बन भी तो टेट्रावैलेंट है, तो कार्बन भी सेमीकंडक्टर हुआ, कार्बन सेमीकंडक्टर हुआ, ऐसा तो बोला भी नहीं एक बार, और लेकिन ये भी टेट्रावैलेंट है, फिर किस वजह से, हाँ हाँ किस वजह से बताएं, साइज। अच्छा कार्बन क्यों नहीं सेमीकंडक्टर में आ रहा है, अच्छा यहां क्या होगा, यहां सुनो, यहां मेरा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg कितना है, सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg कितना है, जर्मेनियम के लिए कितना हो गया, कम हो गया। किसमें इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना आसान है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में से। इसका कारण कोई बता सकता है जर्मेनियम में क्यों आसान है, साइज बड़ा है जर्मेनियम का, तो वैलेंस लेवल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, क्लियर है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो फ्री करवाना आसान है, तो जर्मेनियम बड़ा, सिलिकॉन छोटा हो गया थोड़ा, और कार्बन और छोटा हो गया। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को फ्री, दूसरे ऑर्बिट में है उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा पाना मुश्किल है, मत वो किस कैटेगरी में फॉल होगा, कंडक्टर में, इंसुलेटर में, उस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है। तो एक सवाल प्रीवियस ईयर AIPMT 2007 या 6 में पूछा गया, कंपेयर द डेल्टा Eg ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन, तो बताएं, बता सकते हैं सबसे ज्यादा डेल्टा Eg किसका होगा, कार्बन का होगा, फिर और फिर एक सवाल तो यही हो गया, आसान था, आपको ELP फर्स्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिलेगा ये क्वेश्चन। तो ये रेंज, ये वैल्यू आप ध्यान रखें। तो कुल मिला के ये जो रेंज है ये सेमीकंडक्टर की हो गई, ठीक है। अब मैं आपको एक लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट भी बताता हूँ, वो फैक्ट ये है कि यहाँ पर तो क्या है, आपका डेल्टा Eg 0 है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसमें आप सोचो कि 1.1 है, तो इसमें तो भी हमको हर सिलिकॉन से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर हर सिलिकॉन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो क्या वो सेमीकंडक्टर होता, तो क्या हो जाता, तो इसमें बहुत सारे सिलिकॉन एटम, यानी एक डेटा बताता हूं, 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम, समझ तो कितना होता है, 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन ही फ्री हो पाता है इसमें। तो क्या ये बहुत अच्छा कंडक्टर हुआ सिलिकॉन, बहुत बुरा भी नहीं हुआ, तो एक सेमीकंडक्टर कैटेगरी में इसलिए इसको रखा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब एक बात करते हैं इसमें, ये किसी को पता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अल्फा, सुना है क्या, अच्छा ये फॉर्मूला देखा है किसी ने, देखा हुआ है क्या, अच्छा क्या फॉर्मूला बता रहा है, RT R0 1 प्लस अल्फा T, क्या बता रहा है, कोई बताएगा आराम से, एक एक, हाँ बताओ, नहीं R0 क्या चीज है, R0 है, मेरे पास एक तार है, एक मटेरियल है, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है, R0। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 0 से T 100 कर दिया, 200 कर दिया, जितना भी कर दिया, और उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R0 से RT हो गया, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि टेम्परेचर चेंज हो जाने पर मटेरियल का रेजिस्टेंस R0 से कितना हो जाता है, RT, और RT किसके बराबर है, देख ही रहे हो, इसके बराबर। अच्छा यहां से अल्फा निकाला, ये अल्फा निकाल लिया, निकल तो जाएगा ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करो, इधर उधर करो, अरेंज कर लो, हो गया। अच्छा अल्फा आ गया ये, अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, जरा इसको देख के बताओ, मैं अगर बोलता हूं एक मटेरियल ऐसा है मेरे पास जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और रेजिस्टेंस क्या हुआ, मतलब R0 पर रेजिस्टेंस कम था और टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, RT, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो उसके लिए अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आप खुद देख के बताओ इसको, 0 पर रेजिस्टेंस कम है और टेम्परेचर होने पर रेजिस्टेंस, तो RT इज ग्रेटर देन R0, तो उसके लिए अल्फा क्या होगा, यानी वो मटेरियल्स जिनका अल्फा का नाम क्या लिखा है वो दोबारा देखो, अल्फा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल,
मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो ये बताता है कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा या घटेगा, ये बताता है। तो बताओ मुझे, वो लोग, वो मटेरियल जिनका अल्फा क्या है, तो उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि RT R0 से ज्यादा होगा तभी तो अल्फा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ऐसा होता है किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। अल्फा कंडक्टर्स का पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ही हुआ कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीज। आर तो अंडरस्टूड है, क्या चीज है अंडरस्टूड है? रेजिस्टेंस। क्लियर? अब तुम बताओ दूसरी चीज, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट गया यानी RT R0 से कम हो गया, तो बताओ अल्फा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सिंपल है ना, ये वाला नंबर छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो अगर अल्फा माइनस नेगेटिव है तो RT क्या होगा? R0 से कम होगा। ये टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? तो बताएं ऐसा किसके लिए होता है? सेमीकंडक्टर्स के लिए। मैं कारण सहित बताऊंगा क्यों होता है, अभी तो मैं सिर्फ अल्फा की बात कर रहा हूं, ऐसा होता है, क्यों होता है वो भी बताऊंगा। तो अल्फा नेगेटिव मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा? इसमें घटेगा। किसमें? यही तो एक खास डिफरेंस है सेमी में और कंडक्टर्स में, ये खास डिफरेंस यही है। और इंसुलेटर की बात करें, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं अगर इस मार्कर को थोड़ा गर्म कर दूं तो क्या इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा? नहीं होगा ना। तो क्या इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जिन लोगों के लिए अल्फा क्या है? जीरो। अल्फा जीरो का मतलब जितना रेजिस्टेंस उसका R0 है उतना ही उसका, मतलब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस कोई भी चेंज। तो अल्फा किसके लिए? इंसुलेटर्स के लिए ऑलमोस्ट। लेकिन पिछले साल एक क्वेश्चन आया, उसमें अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो या फिर स्मॉल नेगेटिव। स्मॉल नेगेटिव का मतलब किस कैटेगरी में आया? मतलब सेमी में नहीं आया, लेकिन हाँ इसके जैसा बिहेवियर हुआ। इसका मतलब अगर स्मॉल नेगेटिव है, स्मॉल नेगेटिव का मतलब हुआ बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा या बढ़ेगा? अरे नेगेटिव होने का मतलब थोड़ा सा कम होगा। एग्जांपल दूं आपको प्रैक्टिकल, मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, किसी ने कहा मैं उसको गर्म करता हूं, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नहीं होगा, गर्म करने से तो नहीं होगा। फिर किसी ने कहा चलो आग लगा देते हैं इसको, लकड़ी की आग लगा दी तो वो क्या बन गया? कोयला बन गया। कोयला या यूं कह लो ग्रेफाइट बन गया। तो ग्रेफाइट बन गया तो बताओ क्या वो कंडक्टिंग हो गया? क्या लेस लिटिल कंडक्टिंग हो गया कि नहीं हो गया? पता है ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है ना। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेट है कि नॉन कंडक्टर्स जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो अगर सवाल में इसको भी नेगेटिव में इंक्लूड किया गया है तो आप इसको भी टिक कर देंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये वाली जीरो वैल्यू लगभग इसकी होती है। तो ये तीन चीजें हो गई, ठीक है, ये सारी बात हो गई। कोई एक बार बता सकता है अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? मटेरियल के टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस के बिहेवियर को बता रहा है। तो दोबारा बताएं, जिन मटेरियल्स का अल्फा पॉजिटिव है, कंडक्टर मतलब क्या होगा उसमें? टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये दिमाग में फिट करो, पॉजिटिव होने का मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस एक, अगर अल्फा नेगेटिव है तो घटेगा, और अल्फा जीरो का मतलब नो चेंज। अब लॉजिक सुनो लॉजिक सुनो, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कारण भी बता देता हूं। अच्छा, कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो इलेक्ट्रॉन्स के अननेसेसरी कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इफेक्टिव मूवमेंट घटता है, करंट घट जाता है। तो हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, ये इतना सा जान लो काफी है। दूसरी, इसको जानना जरूरी है। कोई मुझे बता सकता है इस केस में सेमी में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्यों घटा? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे को बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों गया? कैसे गया? एनर्जी मिली तभी गया ना। अब मैं एनर्जी और दे दूं तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतना मटेरियल, उतना कंडक्टिंग ज्यादा होगा, और कंडक्टिंग ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस उतना ही। ये तो पता है ना, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं?
इनवर्स। अच्छा, कंडक्टिविटी को किससे शो करते हो? सिग्मा से। अब ये गामा है क्या? सिग्मा। और रेजिस्टिविटी को किससे शो करते हो? तो सिग्मा इज 1 रो। ऐसा सुना है क्या कभी? रो होती है मटेरियल की रेजिस्टिविटी, सिग्मा क्या होती है? किसी भी तार का रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बता सकता है? एक तार की लंबाई L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, सबको पता होगा, R इज रो L बाय। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपने अभी तक पढ़ा नहीं, मैं लिख रहा हूं बस, एश्योर कर रहा हूं कि तुमको ये पता है। पता है तो अच्छा, नहीं तो बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा। तो यहां पर R तो मटेरियल का, वायर का रेजिस्टेंस, रो क्या है? रेजिस्टिविटी, जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। भाई एक तार है कॉपर का और एक है एल्यूमिनियम का, दोनों मटेरियल अलग है, तो दोनों में रो क्या है? अलग अलग। ठीक है, रो अलग अलग। अच्छा, लेंथ L, A एरिया, ये आपकी तार थी, इस तार का लेंथ L और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो डेफिनेटली उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे क्या कि हाँ, इसमें कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? टेम्परेचर बढ़ाने से फायदा हो रहा है ना इसमें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो और इसमें तो खैर कुछ होने वाला नहीं। क्लियर है? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। एक बात और यहां लिख देता हूं, इसको लिख सकते हैं पार्शियली फील्ड। कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट रहेंगे, और ये क्या है? एम्प्टी। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होगा और सेमीकंडक्टर में वो पार्शियली भरा रहेगा। कोई कहेगा सर पार्शियली एम्प्टी लिख दो। अच्छा, पार्शियली एम्प्टी लिखना और पार्शियली फील्ड लिखना एक ही बात है क्या? सोचो जरा, एक ही बात है क्या? पार्शियली फील्ड मतलब थोड़ा सा ही भरा हुआ, और पार्शियली एम्प्टी लिख दिया मतलब ज्यादातर भरा हुआ है। थोड़ा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भरा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक है। इसमें कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन साइड में लिखना, ये चीज साइड में। हाँ, होल की हाँ, ये होल की बात अभी करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके फ्री हो रहा है, तो जिस जगह से वो फ्री हो रहा है वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, उसको हम होल बोलते हैं। इस होल का भी मेजर कंट्रीब्यूशन होता है कंडक्टिविटी। इसकी बात अब हम करने वाले, नेक्स्ट उसी की बात करने वाले। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। भाई थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं आपको शुरू से भी बोला था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो इसलिए ज्यादा वो नहीं होने की जरूरत यार, नहीं इसमें न्यूमेरिकल नहीं हुआ, तो न्यूमेरिकल होगा अभी, आप इसको नोट करिए, है ना? करिए, एक क्वेश्चन नोट करवा रहा हूं, लिख लिया क्या? एक क्वेश्चन नोट करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट उसी लैंग्वेज से नोट करा देता हूं। ठीक है, हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन लिखिए, सब लिखिए। लिखा जाए, लिखिए। प्लेटिनम पीटी, प्लेटिनम एंड सिलिकॉन, are heated at 400 Kelvin temperature, heated at 400 degree Kelvin, 400 Kelvin temperature. Now both are cooled down, then comment about the resistivity of both.
comment about the resistivity of both. कमेंट अबाउट मतलब मैंने ऑप्शन ही लिखा है, आप बताइए क्या होगा। किसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, किसकी घटेगी, या हो सकता है दोनों की बढ़े दोनों की घटे। पता है प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम क्या है? मेटल है, ठीक है, बस इतनी बात पता होनी चाहिए। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। दोनों को पहले क्या किया? गर्म किया है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो बताइए क्या होने चाहिए? उल्टा सोचो, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसका? कंडक्टर का। टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम होगा, किसका? अरे जिसका बढ़ रहा है टेम्परेचर से उसका घटेगा भी तो सही। तो बताओ पहले, ठंडा करने पर किसका रेजिस्टेंस कम होगा? कंडक्टर का, यानी कौन? प्लेटिनम। और किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा? टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस ज्यादा, सिलिकॉन का। अरे समझ आया क्या? कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया, बस वही बात है, उल्टा करके पूछिए, ठीक है। तो लिख दीजिए इसमें रेजिस्टिविटी रो decreases, rho decreases for conductors, rho decreases as temperature decreases for platinum, ऐसा लिख सकते हैं। rho decreases as temperature decreases for platinum। कंडक्टर्स के लिए ऐसा होता है, ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कंडक्टर्स। भाई सीधा हिसाब है कंडक्टर का, T बड़ा R बड़ा, T घटा R घटा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या है? उल्टा है। तो रो इंक्रीजेस, पूरा लिखो, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। रो बढ़ेगा टेम्परेचर घटाने पर, फॉर सिलिकॉन, ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कौन? सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन बनाइए सब लोग, ये सर्किट बनाइए सब लोग। आपको समझ आ गया ना? तो आप इसका आंसर करिए, है ना, ठीक है। SC सेमीकंडक्टर। अमीटर पता है ना क्या होता है? एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। एक सिंपल सा सर्किट बना रखा है, सबको शायद सिंबल पता ही होंगे। ये क्या है? बैटरी है। ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, क्रिस्टल, सिलिकॉन मान लो, जर्मेनियम, कुछ भी मान सकते हो। क्या किया है? क्वेश्चन लिख दिया है, बस एक बात पूछिए कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। If the temperature of semiconductor increased, then value of R will increase or decrease to maintain the reading of ammeter। सोचिए क्या करना है। तो आपको बात तो पता चल गई कि सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन उसको अप्लाई करिए यहाँ। आर को बड़े अब में क्या करना है? हम करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने लोग बोल रहे बढ़ाना पड़ेगा आर को, और कितने लोग बोल रहे घटाना पड़ेगा?
तो बाकी लोग बस ऐसे ही बैठे लिख रहे हैं खाली। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग। एक सिंपल सा सर्किट है, दिख रहा है सबको? ये क्या है? ये तार जुड़े हुए ना, तारों का रेजिस्टेंस क्या मानते हैं हम? 0। अच्छा ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, बैटरी लगी है। अच्छा इस सर्किट में करंट फ्लो होगा इस V वोल्टेज की वजह से, और रेजिस्टेंस इसका कुछ आ रहा है, इसका भी कुछ रहा होगा, ठीक है। अब तुम मुझे इतनी सी बात बताओ, क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा ना, रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। अब बताओ अगर रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस घट रहा है तो सर्किट का करंट, ये पता है सबको? सबको पता है फॉर्मूला ओम्स लॉ, V अपॉन R, R टोटल। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताओ घटेगा कि नहीं घटेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ सेमी, सर्किट का रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट, तो एमीटर की रीडिंग चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। पर सवाल क्या मांग रहा है, डिमांड क्या कर रहा है? रीडिंग को मेंटेन करना है। तो क्या किया जाए? तो सर्किट का रेजिस्टेंस घट रहा है तो घटने नहीं दे, अगर ये घट रहा है तो इसको उतना ही बढ़ा दें। अरे बोलो समझ आया क्या? अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इसके रेजिस्टेंस को क्या कर दें? बढ़ा दें। टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम, तो करंट भी क्या रहेगा? सेम। बोलो सिंपल है, समझ आया? तो यहां पर लिख दो as temperature increases, सारी बात लिखो, resistance of semiconductor will decrease, also R total will decrease, so R should be increased to maintain R total and I ऑफ सर्किट। आई तो अंडरस्टूड है, आई करंट, क्योंकि अगर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो सर्किट का फ्लो होने वाला, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी मेंटेन रहेगा। बताइए कोई इसमें डाउट? मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोगों को ये एक साधारण सी बात है, सबको दिख रही है, लेकिन उसमें भी कई लोग ये होंगे कि यार जिनको एकदम 100% फीलिंग तो नहीं आई होगी। अब बताइए अब इसमें क्या दिक्कत आएगी, आप बताइए, दोबारा से पूछ लीजिए। बताइए मुझे, अगर सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा। अब सर्किट के लिए ये फॉर्मूला तो सबने सुना तो होगा ना, I बराबर V। क्या V बदल रहा है? क्या बैटरी बदली? क्या तो I, V तो बदला नहीं, तो I R के क्या हुआ? मतलब अगर सर्किट का रेजिस्टेंस घट तो डेफिनेटली करंट, हमें करंट बढ़ने नहीं देना, क्योंकि करंट बढ़ा तो एमीटर की रीडिंग भी बढ़ेगी, यही तो नाप रहा है एमीटर। तो हमें R को घटने नहीं देना है। ये तो घट गया तो हम इसको क्या कर दें? बढ़ा दें। यही तो पूछ रहा था वो। बोलो समझ में आया क्या? अरे बताइए सब लोग, इधर कर लेंगे, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, एक ये सवाल था सिंपल सा। चलिए फटाफट नोट करिए इसको। आगे मैं बात कर रहा हूं इसमें टेम्परेचर के साथ इसकी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की। ठीक है, चलिए कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी, इसको नोट करिए। कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। चलिए इसको बनाइए साथ के साथ। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें, बस इतना ही, ये 2 डायग्राम्स बनाने। ठीक है, तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी एंड साथ में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होल। चलिए इसको लिख लीजिए।
अभी जो भी बाहर जाएगा एक क्वेश्चन का आंसर दे करके जाएगा, ठीक है, या अंदर एंट्री करेगा तो आंसर देकर एंट्री करेगा, ठीक है। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तभी आप घूम फिर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो घूमिए, ठीक है। वही पूछूंगा जो अभी तक बताया है, डोंट वरी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई मुश्किल सवाल पूछूंगा, उन्हीं में से पूछूंगा, ठीक है। चलिए करिए भाई फटाफट। हाँ हाँ रुक जाओ, इसको टर्म्स कंडीशन पता नहीं है ना अभी, ठीक है। डोंट वरी, ऐसा नहीं कि नहीं पूछूंगा, अभी जो भी जाएगा उससे पूछूंगा, ठीक है। चलिए अभी कोई भी अगर बाहर जाता है, किसी को बहुत जोर से बाथरूम जाना है तो देखिए, है ना, सोच के जाए, है ना, या फिर ब्रेक तक का वेट करिए। चलिए फटाफट करिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, जल्दी करिए। ये नोट कर लिए सबने, बनाइए इसको। इसको हटा दो, ये कर ले सबने। हाँ भाई चलिए थोड़ा इसको समझते हैं, आप लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर बच रहा है तो। चलिए एक बेसिक बता रहा हूँ आपको, जरा सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ये लोग ये चीज पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज सुनी होगी कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसकी वजह से? एक स्टैटिक चार्जेस की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आप समझिए दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये हाई पोटेंशियल पर होती है, पोटेंशियल भी समझते होंगे, पोटेंशियल नाम की एक टर्म होती है, ठीक है। मैं अब डिटेल में तो नहीं जा सकता इसमें। ये प्लस प्लेट है, ये हाई पोटेंशियल पर, और जो माइनस है वो लो। तो मैं दो तीन बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत बार यूज आते हैं कैपेसिटर में और हर जगह, मैग्नेट में, हर जगह। जो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैं इस फील्ड में एक प्लस चार्ज को छोड़ दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मकसद क्या होता है, क्यों डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक मकसद होता है फोर्स अप्लाई करना, किस पर? चार्जेस पर। तो यहां पर मैंने दो चार्ज रिलीज किए, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा, कोई बता सकता है? प्लस चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा? प्लस चार्ज पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अरे सीधी सी बात है, प्लस प्लेट से दूर भागेगा, माइनस प्लेट की, यही तो होगा। तो हम ये बोलेंगे क्या लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इसको याद रखें, बड़े काम की चीज है। और कितना फोर्स लगता है कोई बता सकता है? F बराबर QE, ये पता होना चाहिए। अच्छा, और माइनस चार्ज की बात करें तो माइनस चार्ज किधर भागेगा बताओ? प्लस प्लेट की तरफ भागना चाहिए। तो क्या ये E की डायरेक्शन में जा रहा है, E के अपोजिट जा रहा है? E के अपोजिट जा रहा है। अच्छा, ये Fe, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? उतनी ही होगी, Q इंटू E, लेकिन डायरेक्शन क्या है? E के अपोजिट। इस बात का ध्यान रखें। अब जरा सुनिए, यहाँ पर मेरे पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल है। सबसे पहले मैंने नीचे क्या लिखा? 0 डिग्री केल्विन, यानी टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 है। उस केस में मुझे बताइए, क्या जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलेगी क्या जिससे वो फ्री हो जाए? जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड के बॉन्डेड ही रहेंगे। तो आप मुझे कोई बता सकता है इस केस में मैं अगर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं, एनर्जी बैंड डायग्राम में ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड, तो बता सकते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है? और कंडक्शन बैंड भरा है या थोड़ा बहुत भरा है? कुछ पूरी तरह से क्या है? खाली है। यह फुल्ली जो है ये क्या है? एम्प्टी। इसका मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है बताइए?
क्या हमारा सेमीकंडक्टर बिल्कुल भी कंडक्ट करेगा? इट विल बिहेव लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर। ये सवाल आपको मिल जाएगा मॉड्यूल में, ठीक है। तो 0 डिग्री केल्विन पर हमारा सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है। अब अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूं, इंक्रीज, रूम टेम्परेचर पर ही चले गए मान लो। अब सुनिए क्या होगा, क्या होगा बताइए आप, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? कोई इक्का दुक्का बॉन्ड टूट सकते हैं? तो चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड तोड़ करके क्या हो गया? फ्री हो गया। अब सुनना यहां एक और नई बात, एक और नई बात। इलेक्ट्रॉन जिस जगह को छोड़ करके गया उस जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है ना, इस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री, ये तो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, मैं होल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुन लेना। लेकिन उसके साथ साथ ये जो फ्री वैकेंसी है ये भी कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगी। तो सवाल आता है कि ये कैसे, ये जो खाली जगह है यहां पर, ये कैसे करंट के कंट्रीब्यूशन में हेल्प कर रही है? ये सवाल आता है कि नहीं आता? तो ये चीज को समझ रहे हैं, जरा सुनना। ये इलेक्ट्रॉन तो अपना फ्री हो गया, मैंने यहां पर लगा दिए, क्या क्या लगा दिया यहां पर? हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अरे भाई किसी मटेरियल में करंट कब फ्लो होगा? जब वहां पर उस पर बैटरी लगाएं। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अब बताइए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी बताया, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ई की डायरेक्शन में है, ई के अपोजिट। अपोजिट क्यों जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इधर भागेगा, ठीक है। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना फ्लो होना शुरू हो गया, इसने करंट कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब बात हुई इसकी, होल की, ये कैसे कर रहा है? सुनना, इसके पास में ये जो है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ये सभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है? फोर्स तो लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? फोर्स लगाना। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर थोड़ा ना जाएंगे। बट अगर यहां पर एक वैकेंसी प्रोड्यूस हुई है तो इसके राइट साइड का कोई भी, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से अपना बॉन्ड तोड़ सकता है, और बॉन्ड तोड़ करके कहां आ जाएगा? इस होल में आ जाएगा। क्या होल में आ सकता है? वो इसलिए आ सकता है क्योंकि यहां होल है, अगर होता नहीं तब तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो अभी यहां पर बॉन्ड की बेसिकली क्या हो गई? शिफ्टिंग हो गई। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, अच्छा लेकिन उससे क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया, ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया, पर यहां पर एक होल क्रिएट हो गया। क्या ये होल क्रिएट हो गया? ये मैं दूसरा स्टेप लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट स्टेप। पहले इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ा, फ्री हुआ। सेकंड स्टेप क्या हुआ? एक नेबर इलेक्ट्रॉन ने आकर इस होल को फिल किया, लेकिन उससे क्या यहां होल क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। अब यहां पर भी मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो इस होल में आ गया, तो बताओ क्या होल यहां क्रिएट हो गया? दिस इज थर्ड स्टेप। अब देखने वाले को ये लग रहा है कि कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है या होल चल रहा है? होल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किधर चल रहा है? ई की डायरेक्शन में चल रहा है कि ई के अपोजिट चल रहा है? ई की डायरेक्शन में चल रहा है। पर दरअसल होल का मूवमेंट मतलब किसका मूवमेंट हो रहा है? मैं बोलता हूं होल का मूवमेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। क्या जो यहां का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो इस होल में आया तो यहां होल बन गया, यहां का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां आया तो यहां होल बन गया। तो होल असल में मूव कर रहा है, होल मूव कर रहा है। होल मूव करने का मतलब किसका मूवमेंट? बॉन्डेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो तरीके का है यहां, एक तो है और दूसरा कौन है? तो होल का मूवमेंट मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पर हमें क्या उससे मतलब? होल के मूवमेंट के जरिए चार्ज का मूवमेंट हो रहा है ना, तो क्या वो करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा? देगा। और आज के बाद हम ये सोचने लगेंगे कि जैसे होल एक फिजिकल चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन तो एक फिजिकल चार्ज है ही, हम होल को भी ऐसा मान सकते हैं कि होल एक फिजिकल चार्ज है। पर अब मुझे कोई बताए कि होल अगर फिजिकल चार्ज है तो उसका चार्ज का वैल्यू कितना मानना चाहिए? कितना मानना चाहिए? ई के बराबर मानना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि होल अगर इधर जा रहा है तो उस दौरान कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है ना, तो होल के मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। तो इसका मतलब होल पर चार्ज मानना कितना जाना चाहिए? ई के बराबर। अच्छा दूसरा सवाल, होल के चार्ज की नेचर क्या माननी चाहिए? ये कैसे? आप अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर मत आंसर करिए, आप इसको देखकर बताइए कि पॉजिटिव क्यों माननी चाहिए।
बिकॉज होल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो है या नहीं है? तो जो चार्ज, जो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही है तो डेफिनेटली उस पर चार्ज पॉजिटिव। तो दो बातें क्लियर हो गई। एंड द थर्ड थिंग इज कि होल का मूवमेंट, जो आपको दिमाग को पता है कि होल का मूवमेंट मतलब किसका मूवमेंट? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक आपका होल है। दो तरह के चार्ज कैरियर हो गए अब, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल। दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे कंडक्टिविटी में। किसकी वजह से करंट ज्यादा फ्लो होगा? किसकी वजह से इजीली, कौन ज्यादा इजीली मूव करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री इजीली मूव करेगा? डेफिनेटली फ्री करेगा ना। इस चीज को हम डिनोट करते हैं मोबिलिटी नाम की टर्म से। क्या? मोबिलिटी। मोबिलिटी नाम की टर्म कभी सुनी तो होगी। मोबिलिटी होती है मूव करने की एबिलिटी। जो चीज जितना आसानी से मूव कर सकती है उसकी मोबिलिटी उतनी ही। अब बताओ इलेक्ट्रॉन और होल में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा है? फ्री इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि होल को मूव कराना मतलब किसको कराना? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मूव। बात समझ आई? अब मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? अब मैं मोबिलिटी एक और तरीके से कंपेयर करता हूं। एक पतला सा बच्चा है और एक बहुत भारी भरकम सा है, ठीक है? दोनों को 5वें फ्लोर पर जाना है, ठीक है? तो बताइए कौन जल्दी पहुंचेगा? पतला वाला। ये चलो इतनी नाइंसाफी नहीं करते, पर एक नॉर्मल सा केस बात कर रहे हैं कि पतले वाला जो है वो ज्यादा हल्का फुल्का ज्यादा तेज भाग दौड़ सकता है और मोटा वाला थोड़ा कम भाग दौड़ सकता है। तो मोबिलिटी मास से भी रिलेटेड है। और सोचो कैसे होनी चाहिए? मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास कम होना चाहिए। तो मोबिलिटी और मास का ये रिलेशन हो गया, दिख रहा है? अब इसके आधार पर मोबिलिटी तुमको पता है किसकी ज्यादा? फ्री इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है क्या होल की ज्यादा है? फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से। तो मास किसका ज्यादा होगा? होल की मोबिलिटी कम है तो होल का मास क्या होगा? ज्यादा। अब इसको मास नहीं बोलेंगे, इसको वर्चुअल मास बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बिकॉज होल एक खाली जगह है, हम उसमें मास बोले तो किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए हम बोल देते हैं होल का वर्चुअल मास ज्यादा होता है। किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन। दोबारा से 4 पॉइंट डिस्कस किए, बताइए होल के बारे में 4 पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट क्या? चार्ज कितना होता है होल पर? ई के बराबर। नेचर क्या होती है? ये क्यों होती है बताओ? क्योंकि होल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ क्या? नेगेटिव हो सकता है? नहीं, कैसे होगा? अच्छा आप सोच रहे हो इधर से अगर आ जाए इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब बताओ आप मुझे, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर आएगा या इधर जाएगा? मैं इधर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या पहुंचाया यहां, ये बताएगा कोई? उधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसमें क्यों नहीं मैंने फिल किया? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लग रहा है? ई के। तो इस होल के राइट साइड वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पर फोर्स। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट करके यहां आएगा ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन फोर्स तो इस पर किधर लग रहा है बताए? ये सही लगाया फोर्स इधर लग रहा है और तो कह रहा है ये इधर से इधर आ जाए। बोलो आ सकता है? हर चीज नॉर्मल लॉजिकल है या नहीं? तो होल का मूवमेंट हमेशा किधर होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसलिए उस पर नेचर क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव। तीसरी चीज क्या बताई? मोबिलिटी। किसकी मोबिलिटी ज्यादा है? फ्री इलेक्ट्रॉन की या होल की? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि होल का मूवमेंट मतलब किसका? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जो कंपैरेटिवली मुश्किल है। फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मुश्किल है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, है या नहीं है? और तीसरी लास्ट चौथी चीज, मोबिलिटी के आधार पर ही मास को कंपेयर कर दिया। किसका मास ज्यादा होगा? जिसकी मोबिलिटी कम होगी। किसकी मोबिलिटी कम है? थोड़ा याद हुआ क्या? बोलो याद हो गया क्या? लिखिए इसको जरा, लिखिए, है ना? और इसका मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं अगर, तो मुझे बताइए आप, एनर्जी बैंड डायग्राम टेम्परेचर T, क्या Vp में से कोई एक इलेक्ट्रॉन, देखना इसको, एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के कहां पहुंच गया? Cb कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। और ये कोई और बताए एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, होल कहां क्रिएट हुआ है? होल कहां क्रिएट हुआ है? वैलेंस बैंड में। ये ध्यान,
होल हमेशा वैलेंस बैंड में आप बोलते हैं होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कंडक्शन। बस ठीक है, ये यहाँ पहुंच जाए टी टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं आपको ये 4 लाइनें नोट भी करवाऊंगा, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे, अभी सिर्फ बताया है। ठीक है, 1 मिनट। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सब लोग इसको लिखिए ढंग से ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 स्टेप्स में मैंने इसको प्रोसेस को समझाया है। पहले कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन टूट के फ्री हुआ, फिर इस इलेक्ट्रॉन ने आके इसको ऑक्यूपाई किया, यहाँ होल क्रिएट हो गया, फिर उस वाले ने इसको ऑक्यूपाई किया, वहाँ होल क्रिएट हो गया। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, क्या आप कुछ पूछ रहे थे? यस हाँ, लेकिन एक केस में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और एक केस में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। यस यस हाँ, है ना, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है इफेक्टिवली कम डिस्प्लेस होगा, कम मूव करेगा, यूं कह सकते हो, मुश्किल से मूव करेगा। तो उसी आधार पर एक सवाल बनाया है, मास, वर्चुअल मास। तो सवाल का आंसर तो हम दे सकते हैं ना कि हाँ, होल का वर्चुअल मास शुड बी ग्रेटर देन फ्री इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, और ये बेसिक आप लिख सकते हैं। ये चीजें जगह जगह पर यूज आएंगी, आपकी हर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हर चैप्टर में ये यूज आता है। आपको अगर पता हो F बराबर QE, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है, प्लस पर फोर्स E की डायरेक्शन में लगता है, माइनस पर E के अपोजिट लगता है। ये बेसिक बातें हैं, बहुत यूज आती हैं। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी नोट कराऊंगा वो चारों पॉइंट जो भी मैंने आपको याद करवाए। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये पॉइंट तो अभी मैं नोट करवा दूंगा, उसमें भी लिखवाऊंगा। म्यू मोबिलिटी होती है, ठीक है, ये मोबिलिटी नाम की जो टर्म है, ये डिटेल में इसका फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका आएगा, ठीक है ना। इसको हटा रहा हूं मैं ना, चलिए पहले इसको लिखिए, बनाइए भाई फटाफट से बनाइए। इसमें ये 4 बातें जो लिखवा रहा हूं मैं, ये जरूरी है, ठीक है, इसलिए इसको लिख रहे हैं अबाउट द होल। ठीक है, 4 पॉइंट, उसका चार्ज, नेचर, मोबिलिटी का कंपैरिजन एंड मास का कंपैरिजन। इस पे सवाल आता है डायरेक्ट, ठीक है, इसलिए इसको लिख रहे हैं मासेस के कंपैरिजन पे। और इस पे 2021 पे क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्लियर बता दूं, साफ जो अंतर था मोबिलिटी के अंतर के आधार पर ही क्वेश्चन आया 2021 में। वो सवाल डोप्ड सेमीकंडक्टर पे था, तो इसलिए मैं उस सवाल को अभी नहीं ले रहा, लेकिन उसका रीजन यही था, मोबिलिटी का डिफरेंस। ठीक है, चलिए लिखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए मार्क करके, फर्स्ट पॉइंट, when a bonded electron breaks the bond leaving behind
a vacancy, leaving behind a vacancy, that vacancy is called hole. That vacancy is called hole. That vacancy is called hole. सेकेंड पॉइंट लिखिए, on applying electric field, on applying electric field, hole move in the direction of electric field. Hole move in the direction of electric field. और ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए, इसी के ब्रैकेट में, मूवमेंट ऑफ होल is basically, movement of hole is basically movement of bonded electron. Movement of hole is basically movement of bonded electron. ब्रैकेट बंद कर दीजिए. So charge on hole should be plus E. So charge on hole should be plus E. तो आप ऊपर वाली लाइन को पढ़कर समझ जाइए. Because the hole is moving in the direction of electric field and its movement is basically movement of electron, bonded electron, इसलिए इसका चार्ज प्लस है और E के बराबर ही है. ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा लाइनें नहीं लिखवाई हैं. ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए. तीसरा पॉइंट, because mobility of free electron is more, mobility of free electron is more than hole, so virtual mass of hole should be more than mass of free electron. So virtual, दोबारा बोल देता हूँ, virtual mass of hole should be more than mass of free electron. और आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो मोबिलिटी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. इस तरह से मोबिलिटी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है उसका मास कम होगा. ठीक है, तो जिसकी कम है, होल की कम है, तो उसका मास ज्यादा होगा. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स लिखे, सिंपल. अब एक बात मुझे कोई बताए, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, कितने होल बने? एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक ही होल बना, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो, यानी एक बात पक्की है कि जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की बातें हो रही है अभी, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में जितने इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है उतने ही होल्स की कंसंट्रेशन होगी. तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं फॉर प्योर क्रिस्टल, और प्योर का एक नाम और होता है इंट्रिंसिक. सुन रहे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Ne बराबर H. अभी N क्या है? स्मॉल n क्या है? कंसंट्रेशन से डिनोट करते हैं इसको स्मॉल n को कंसंट्रेशन से डिनोट करते हैं. सॉरी, उल्टा बोल दिया. कंसंट्रेशन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं. कंसंट्रेशन किसकी? इलेक्ट्रॉन की, होल की. ठीक है, स्मॉल n से डिनोट करते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन को. फ्री चार्ज कैरियर का मतलब क्या है? जो चार्ज मूव कर सकता है. तो Ne और NH क्या होंगे? बराबर होंगे. और इन दोनों को एक कॉमन सिंबल से हम डिनोट करते हैं, किससे? Ni से. तो Ni क्या है? Ni क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की कंसंट्रेशन. किसमें? प्योर में या
दोनों एक सी के नाम है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास एक क्रिस्टल का टुकड़ा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है, एल है। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मान लो कितने हैं, एन, और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसका कितना है, v। तो स्मॉल एन क्या चीज होती है, स्मॉल एन कॉन्सेंट्रेशन, ये होती है यूनिटी वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप मुझे बताइए कि v वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, n/v होंगे कि नहीं होंगे। तो ये n/v जो हो गया वो आपका क्या हो गया, स्मॉल n हो गया। तो इसके आधार पर बताओ कि इसका यूनिट बता सकते हो क्या हुआ, इसका यूनिट बता सकते हो क्या हुआ। ऊपर क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, क्या यूनिट हुई, कुछ नहीं। v की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, मीटर। तो यहां पर यूनिट क्या आएगी, पर या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में वो पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको n का वैल्यू देता है। वो बोलता है कि 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट है, 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन या होल की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इज सेम। किसमें, किसकी बात हो रही है, प्योर की, ठीक है। अब एक बात और सुनिए सब लोग, ध्यान से एक बात और सुनिए। यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक इस सिरे पर क्या लगा दिया, इस सिरे को, इस पूरे क्रिस्टल को एक बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अच्छा, यहां पर तो मैंने सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बात करी। अगर ये सेमीकंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल्स भी हैं। चलिए दोबारा यहां पर मैं ले लेता हूं इसको। खैर इससे पहले मैं एक फॉर्मूला आपसे पूछना चाहता हूं, इस क्रिस्टल में जो करंट फ्लो होगा उस करंट का फॉर्मूला, इसमें एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, निया वीडी, सुना है क्या, NEAVD सुना है क्या। अच्छा, तो ये फॉर्मूला आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन भी किया जाता है, लेकिन डेरिवेशन हो सकता है आपको ना कराएं। ये स्मॉल n क्या चीज है, डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है। वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD क्या है, VD होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा ना, अपोजिट जो है कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट ना अलग चीज होती है और वेलोसिटी अलग चीज होती है। ड्रिफ्ट का मतलब देखो क्या, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, ठीक है, ये एग्जैक्ट जिस स्पीड से चल रहा है वो तो उसकी स्पीड है। लेकिन एक जो है वो मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने की वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, इस पर इधर फोर्स हो गया, उसकी वजह से वो यहां नहीं जाकर यहां पहुंच गया। तो ये इतना सा जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो किस स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन ये चीज भी आपको डिटेल में करंट में बताई जाएगी, अभी हमको सीधा पता होना चाहिए VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 जो हमें यूज करना है। दूसरा फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बताएगा कोई, क्या फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। तो ये रहा एरिया, ये रहा करंट, डिवाइड कर दे इसको, बोलो I अपॉन A क्या J हो गया। करंट डेंसिटी को किससे लिखते हैं, J से, ये J हो गया। J का फॉर्मूला क्या हो गया, NEBD, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं। तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे हम कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी किससे डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को, अभी भी बताया था ना, सिग्मा का फॉर्मूला होता है NE μ। याद रखेंगे, एक ही स्टेप का डेरिवेशन है लेकिन नहीं करेंगे उसको, ठीक है, NE μ, ठीक है। N क्या है, क्लियर है, E क्या है, चार्ज, और म्यू क्या है, मोबिलिटी। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। ये 3 फॉर्मूला हमको अभी लगाने हैं यहाँ, अब लगाना सीखते हैं। आप मुझे बताइए, ये मेरा मान लो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में कौन कौन से चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और ये है मेरा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, होल, ठीक है। अगर मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाया जाएगा, बैटरी लगाकर। ये मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी लगाई तो ये वाला सिरा क्या हो गया, हाई, ये क्या हो गया, लो। अब मुझे बताइए हाई से लो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अब बताना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा,
ई के अपोजिट जाएगा, होल किधर जाएगा? पक्की बात है। अब मुझे कोई बताए करंट के बारे में कुछ आइडिया। करंट, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट उसी डायरेक्शन में होता है, अपोजिट होता है ना। तो मुझे बताइए इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट किधर होगा? राइट होगा क्या? और होल पर चार्ज कैसा है? होल राइट जा रहा है, तो उसकी वजह से करंट किधर होगा? लेफ्ट, राइट ही होगा। अरे सुना क्या सबने? दोनों चार्ज के भले ही उल्टे जा रहे हैं लेकिन दोनों की वजह से बनने वाला करंट होगा सेम डायरेक्शन में, होगा कि नहीं होगा? तो जो टोटल करंट होगा वो किसकी किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और बस, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं तो जोड़ दिया। ठीक है, अब बस इतना अंतर है। ये फॉर्मूला हमने वहां भी याद करते हैं, यहां भी करेंगे, लेकिन यहां पर 2 बार लिखेंगे। पूछो 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। और चलो बताओ आई ई क्या लिखूं? निया वीडी। निया वीडी में एन किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी? प्लस आई होल, फिर से निया वीडी। निया वीडी में एन किसका? होल का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी? समझ आया क्या? कोई रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? उससे यहां आने पर अलग से याद करना पड़ेगा क्या? बस हमें ध्यान रखना है प्योर के केस में दोनों की वजह से लिखेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दे। एन और एनएच को हम कॉमनली क्या लिख? ये भी एन आई, ये भी एन आई, कॉमन ले लो, एन आई ई ए। अच्छा, ई तो सेम है ना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, होल पर चार्ज सेम है ना। अंदर VDE प्लस VDH, ये आपका करंट हो गया। रटने की जरूरत नहीं, मैं बॉक्स भी नहीं करूंगा इसको। दूसरा फॉर्मूला आपका बनता है किसका? जे का फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, दूसरा कंडक्टिविटी का लिख रहा हूं। तो कंडक्टिविटी क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी? क्या होल कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं क्या? तो सिग्मा ई प्लस, अब दोबारा से बोल के बताओ, सिग्मा का फॉर्मूला क्या बोला मैंने? NiE। अरे ये कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? म्यू ई प्लस म्यू। अरे कोई बात बताओ, म्यू अलग अलग है क्या? इलेक्ट्रॉन और होल का म्यू अलग अलग है क्या? अभी तो बात कर रहे थे ना। किसका ज्यादा है? होल का कम। सही बात है ना। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि यार मेरे को फॉर्मूला सीधा लिखवा दिए, क्यों कोई डेरिवेशन तो करना नहीं। पहली बात वहां पर भी नहीं करेंगे इवन, लेकिन वहां और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस पे क्वेश्चन कराएंगे, अपन भी करेंगे। ठीक है, तो आप इन 2 फॉर्मूला को लिख लेना। बेल हो गई क्या? चलिए इतना नोट कर लीजिए, अगली क्लास में अपन इस पे सवाल करेंगे और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक सुना है कभी? जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, डोपिंग करते हैं, N टाइप P टाइप, हाँ, और PN जंक्शन स्टार्ट कर देंगे। PN जंक्शन यानी डायोड, उसको शुरू। हाँ, ELP मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगी, आज शाम में मिल सकती है, नहीं तो कल तो पक्का मिल जाएगी। ठीक है ना। और उसके सवाल रोजाना करने हैं आपको। आज अगर आपको ELP मिल जाती है तो फर्स्ट सेक्शन जो है ना ELP का, अनसोल्ड लेट्स प्रैक्टिस वाला लिखा होगा, एक लेट्स प्रैक्टिस लिखा होगा, उसको आप करना, वो हो जाएंगे बड़े आराम से। सिर्फ इसी पे है जितना किया। ठीक है, और अगर आपको कोई बात अगर पूछनी रहती है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो फिर मॉर्निंग में 10 बजे, 10:15 के आसपास आके आप पूछ सकते हैं। रेगुलर डाउट टाइम जो है, क्लियर है, आ सकते हैं भाई, आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आपको रोज नहीं आना होता है, आपको जिस दिन डाउट इकट्ठे हो जाए आपके 2-3 दिन के, हफ्ते में 1 दिन आ जाया करिए, आप 2 दिन आ जाया करिए। ठीक है, तो रोज आने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।